तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे आज। क्लास 12 मैथमेटिक्स का 10th चैप्टर है। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी की यदि बात कर ले तो लेंथ स्केलर है, लेंथ को हम 5 मीटर लिख देते हैं तो हमें पूरा एक्सप्रेशन हो गया। कोई ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में। मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ना है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इफेक्ट क्या होगा? तो कोई भी पूछेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? ईस्टवर्ड लगा रहे हो, वेस्टवर्ड लगा रहे हो, नॉर्थवर्ड लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? तो वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को? तो देखो, ऐसा कोई लाइन जिस पर कि हम एरो देके डायरेक्शन बताते हैं, उस लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन कहते हैं या डायरेक्शनल लाइन कहते हैं। जैसे देखो, ये एक लाइन है एल, लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ बोथ साइड। तो वो इन्फिनिटी तक गया है, तो एक एरो से हमने बता दिया कि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है। क्लियर है? तो ये डायरेक्शनल लाइन हो गया। लेकिन जब लाइन का एक सेगमेंट यूज करते हैं, जब लाइन का एक पार्ट हम कट कर लेते हैं, जैसे देखो ए और बी पार्ट कट कर लिया, तो ये जो वेक्टर हुआ इसे हम मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहेंगे। डायरेक्टेड लाइन नहीं कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, ए एक पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, यहां से शुरू करेंगे और बी पे एंड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं टेल, वेक्टर का टेल। और इसे हम कहते हैं हेड, वेक्टर का हेड। लिखेंगे कैसे? तो ए बी, ए से शुरू हुआ बी तक गया, एक छोटा सा वेक्टर बना देंगे, ए बी वेक्टर। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? तो केवल वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, ऐसा भी नाम लिखा जाता है। रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। ठीक है? वेक्टर ए क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए। तो इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है जी? अब देखो, जो टेल है उसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। अभी हमने पिक्चर बनाया था, ये टेल, इस टेल को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और इस हेड को क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है? हेड को क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। और जो वेक्टर की लंबाई है, जो लेंथ है, उसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लो कि यहां से यहां तक वेक्टर है, ये मान लो कि एरो की लंबाई है 2 मीटर, तो ये ए है और ये बी है। तो वेक्टर क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी। इसे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी। रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड मतलब हमने अभी बोला कि वो क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो मैग्नीट्यूड है। मतलब कि ये वेक्टर का जो लेंथ है ना, यही मैग्नीट्यूड है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड से दिखाते हैं। मॉड लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन मॉड पढ़ेंगे नहीं। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो, तो इसे हम
ऐसे रिप्रेजेंट कर ले, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए वेक्टर रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, या इसे नॉर्मली हम ए बी भी कह सकते हैं, या मान लो कि वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिखा सकते हैं, या सिर्फ ए लिख देंगे तो भी मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा इसका। समझ में आया? बिना एरो के यदि हम लिख देंगे, एरो के साथ लिखेंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड इफ यू आर राइटिंग विदाउट एरो देन इट इज ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, नो नीड टू गिव हियर साइन ऑफ मॉड। ठीक है, तो केवल ए लिख दिया तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है पोजीशन वेक्टर। तो यदि कोई भी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक ओरिजिन तो रहेगा ही, ओरिजिन रहेगा ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, जहां ओरिजिन हमारा इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन हमारा टेल होगा, हेड कहां होगा, जिस पॉइंट को हमें दिखाना है, टर्मिनल पॉइंट या हेड। तो यदि किसी पॉइंट को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं तो उस पार्टिकुलर वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। वेक्टर आर से ही हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट हम किसी और वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वेक्टर आर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जब हमारा कोऑर्डिनेट इसका माना जाता है एक्स वाई जेड, 3D 3 डायमेंशनल है। तो क्लियर है बात? तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। तो सारा करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, मतलब ये अलग अलग तरीके से भी पोजीशन वेक्टर को दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आर से ही दिखाओगे। नॉर्मली तुम अपने तरीके से दिखा सकते हो, जैसे ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, मान लो कि 4-5 पोजीशन वेक्टर दिखाने पड़ गए तो कितना आर यूज करोगे, या R1 R2 यूज करोगे, तो ABCD भी यूज कर सकते हो। तो ABC ये सभी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बशर्ते इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन। टेल कहां होना चाहिए, ओरिजिन पर। क्लियर है बात? अब देखो, अब पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वो डायरेक्शनल एंगल कहा जाता है, डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। कोई भी पोजीशन वेक्टर है, फिर से ध्यान देना, मान लो कि एक हम अपने से यहां बनाते हैं, मान लो कि यहां से हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा कोई पोजीशन वेक्टर, मान लो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा उसे अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बीटा कहते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे गामा कहते हैं। और इन तीनों को अल्फा, बीटा और गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्लियर है बात? अब इनके कोसाइन को, डायरेक्शन एंगल के कोसाइन को, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन एंगल के कोसाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें हम रेस्पेक्टिवली एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन, मतलब एल से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, एम से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, एन से लिख सकते हैं कॉस गामा। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं? देखो फिर विजुअल क्लियर हो जाएगा। एल को क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा। एम को क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा। एन को क्या लिख सकते हैं? कॉस गामा। तो एल एम और एन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। इस एल एम एन का एक खास प्रॉपर्टी है, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा एक्स बाई पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना? तो वेक्टर नहीं दिखाएंगे तो सिंपली आर से भी दिखा सकते हैं। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। और कॉस गामा जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। इतना तीनों का क्लियर है? अब ध्यान देना कि ये x है, x बाई आर है, तो r डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इसमें भी उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर भी उसमें जाके मल्टीप्लाई। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे? x y z की जगह x क्या हो जाएगा? एल आर, y क्या हो जाएगा? एम आर, और ये एन आर। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, ये तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में मिलेगा, इन्हें हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। एल आर एम आर एन आर को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन किसे कहेंगे? एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियो। और कोऑर्डिनेट को ही डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखा गया है। मतलब कि हमें मैग्नीट्यूड पता है पोजीशन वेक्टर का और हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। या डायरेक्शन रेशियो हमें पता है तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाला जा सकता है। डायरेक्शन रेशियो तो कोऑर्डिनेट ही होगा, मतलब कोऑर्डिनेट पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब देखो हमारा एक्स एक्सिस ये है, अब हम ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। देखो हमने इसका कुछ नाम दे दिया, मान लो कि इसका नाम दे दिया बी, तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही तो हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जो ये था। तो कॉस अल्फा क्या होगा? एक्स अपॉन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाइपोटेन्यूज तो वही है ना, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसे एल इक्वल टू लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एक्स बाई आर। तो आर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? एल आर हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? एल आर। वाई क्या हो जाएगा? एम आर। जेड क्या हो जाएगा? एन आर। हाँ, तो एक्स वाई जेड को क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन रेशियो। और एल एम एन को क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, बट डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का एडिशन 1 नहीं होता, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब देखो कोऑर्डिनेट है एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो कोई जरूरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होगा? कुछ भी हो सकता है, पॉइंट 3D में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का एडिशन ऑलवेज मस्ट बी 1, यह प्रॉपर्टी है। समझ में आया? कैसे? यही से निकाल लो ना। हमने क्या बोला? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही बोला ना। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो एक्स अब आर स्क्वायर कितना था, डिस्टेंस, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर में था और नीचे में भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, अब तेजी से सुनना। पहले जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, जो इनिशियल है वही टर्मिनल है, तो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। इसे जीरो से डिनोट किया जाता है। कैसे दिखाते हैं नल वेक्टर को, जीरो के ऊपर वेक्टर दिखा देंगे या जीरो के ऊपर कैप दिखा देंगे। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा तो वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया ना। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाई ए कैप, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप है मतलब समझ लो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। देखो आई कैप होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जे कैप होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, के कैप होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। इसे ए कैप से दिखाते हैं। कोई इनिशियल वेक्टर, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उसे कोई इनिशियल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है बात। कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो किसी सेम लाइन के पैरेलल है, सभी के सभी सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो इसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है जी, ये एक लाइन है, इसका पैरेलल हो गया वेक्टर ए, इसी का पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया वेक्टर बी, वेक्टर बी, इसी का पैरेलल है एक और वेक्टर, वेक्टर सी। ये तीनों इस लाइन के पैरेलल है, क्या हो जाएगा ये कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। दोनों कंडीशन होने चाहिए। मान लो कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। क्लियर है। वेक्टर ए है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो बी भी यदि यही है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर बराबर। तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का निगेटिव कैसे निकालते हैं, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए मतलब माइनस ए कैसे निकालेंगे, माइनस ए किसे कहेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, मतलब उसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक पीछे कर दो उसके, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा जी लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, देन वी से दैट दिस इज निगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। क्लियर है। तो देखो ए बी है, मान लो कि ए बी है, ए बी एक वेक्टर है, इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस ए बी। इसी को कहोगे तो इसको बी ए कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, बी ए। कैसे, देखो ये मान लो कि पॉइंट ए है, ए से बी तक एक वेक्टर है हमारा ए बी, क्या वेक्टर है, ए बी। इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस लगा दोगे तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट, ये रोटेट कर जाएगा ना,
हाँ, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये माइनस ए बी हो गया। तो इसको बी ए वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, बी ए वेक्टर क्यों कहेंगे? ये माइनस ए बी कहो या बी ए वेक्टर कहो, क्योंकि बी पे टेल है ना हमारा और ए पे क्या है? हेड। तो टेल से हेड पढ़ते हैं, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलली कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि ये है वेक्टर ए, क्लियर है जी? तो अब फ्री वेक्टर कहने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि यहां पे खुट्टा गाड़ दिया कि यही रहेगा, इस पोजीशन से हिलेगा नहीं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस वेक्टर को यहां भी लिख सकते हैं वेक्टर ए। डायरेक्शन चेंज किया नहीं, ये फ्री हैंड डायग्राम है तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिया ऊपर नीचे। कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्शन मस्ट नॉट बी चेंज एज वेल एज मैग्नीट्यूड मस्ट नॉट बी चेंज। क्लियर है? डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना चाहिए। यहां पे जरूरत है, यहां पे बना लो वेक्टर है, क्योंकि जब वेक्टर एडिशन सीखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। हम एक ही चीज का ध्यान रखेंगे ना, तो डायरेक्शन चेंज करेंगे वेक्टर का, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, तो वेक्टर वही रहेगा जो था। वेक्टर की तो वही प्रॉपर्टी है जो चेंज कर सकती है, या तो मैग्नीट्यूड बदल दिया या डायरेक्शन बदल दिया या बोथ चेंज कर दिया, दोनों चेंज कर दिया तो वेक्टर बदल जाएगा। क्लियर है? यस सर। दो वेक्टर को सेम होने के लिए क्या डेफिनेशन था? डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये दोनों सेम है, तीनों सेम है। क्लियर है बात? अब देखो वेक्टर का एडिशन। वेक्टर का एक डेफिनेशन है कि वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है, लेकिन एक और एडिशन कर सकते हो इसमें, और जिसको हम अलजेब्रिक तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का जरूरत पड़ेगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का जरूरत पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। 5 + 5 10 नहीं कर सकते वेक्टर में। 5 है तो किस डायरेक्शन में ये पता होना चाहिए। तो वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और जिसे हम अलजेब्रिक तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इस सबस्क्रिप्ट पे ध्यान दो, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। क्या लिखा हुआ है? ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए बी और बी सी को जोड़ा, दोनों में कॉमन क्या है? बी, तो जो कॉमन था वो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला बच गया, लास्ट वाला बच गया। डायग्राम से कैसे समझेंगे? डायग्राम से ये मान लो कि पहला वेक्टर है ए बी, ठीक है? अगले वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं, और इस तरीके से ये हो गया बी सी। तो ए बी प्लस बी सी गिव्स आउट ए सी। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर जाता है वही रिजल्टेंट वेक्टर है, ए सी वेक्टर। ये है ए बी वेक्टर, ये है बी सी वेक्टर। यहां से थोड़ा सा हम डायग्राम और बढ़ा देते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? जब किसी दो वेक्टर को टेल टुगेदर या हेड टुगेदर करते हैं तो उनके बीच के स्मॉलर एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहते हैं। पहले ये समझ लो, जब दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका क्या है? यहां पे टेल टुगेदर है,
टेल टुगेदर, टेल एक साथ है, हेड भी एक साथ हो सकते हैं। तो जब टेल टुगेदर हो या हेड टुगेदर हो तो स्मॉलर एंगल जो बनता है उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां पर देखो पहला वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है बी सी, इनका हेड और टेल टुगेदर है, टेल टुगेदर नहीं है। तो हम ए बी वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके ए बी वेक्टर के बराबर ही है कि इमेज वेक्टर ए बी का बना लेंगे। ये भी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई चेंज नहीं किया। तो अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का टेल टुगेदर है यहां पे देखो। तो अब इनके बीच जो एंगल बनेगा उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। क्या हो गया ये, एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, जब दोनों वेक्टर का टेल टुगेदर है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को लगभग हम अल्फा से बताते हैं, अल्फा। क्योंकि मान लो रिजल्टेंट को बताओगे तो रिजल्टेंट के लिए दो चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। पहले रिजल्टेंट लिखोगे ना इसका, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर, ये कोसाइन लॉ से आता है, इसे प्रूव करना पड़ता है लेकिन तुम लोगों में दिया नहीं एनसीईआरटी में, देखते रहो ध्यान से। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड। समझ आई बात, हाँ? अब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। ये ए बी है ना, इसको मान लो कि ये है वेक्टर ए, ठीक है जी, और इसको मान लो कि वेक्टर है बी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मान लो वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है जी, अब तुम लोग खुद बताओगे। देखो इसको हमने एक्सटेंड किया था, वेक्टर ए बनाया था, ठीक है, तो इसको थीटा कहा था, और इसको हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के लिए ये अल्फा एंगल है। फर्स्ट वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल है वो अल्फा है, सेकंड वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट का वेक्टर है वो बीटा होता है। ठीक है, इसको बीटा मान सकते हो। अब ध्यान से देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बी जो है ना यहाँ पे हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये छोटा सा ये जो कंपोनेंट बचेगा ये होगा बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें अल्फा भी है और ये छोटा वाला ट्रायंगल भी है, ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा है, और बेस क्या हो जाएगा, ए तो पहले से था, बी कॉस थीटा और हो गया, तो ए प्लस बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इसी से डायरेक्शन बताते हैं। तो वेक्टर जो दिए रहेंगे ना वो मतलब ऐसे रैंडमली दिए रहेंगे, किसी का कोई भी डायरेक्शन होगा, तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को लाना पड़ेगा। जो शिफ्ट किया जाता है ना वेक्टर फ्री वेक्टर की तरह, उसे नॉर्मली हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल लाइन को, ओरिजिनल वेक्टर को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। बुक्स में ऐसा होता है, हम लोग तो नॉर्मली दिखा सकते हैं सॉलिड लाइन से। ये डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर वहां से उठा के यहाँ लाया है। ठीक है, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया। अब जो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे जो वेक्टर गया वही क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है बात। अब देखो, तो ये तो हो गई प्लस की बात। माइनस में क्या करते हैं, देखो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। एक चीज ध्यान देना कि हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम माइनस को प्लस के तरीके से सोचेंगे। क्लियर है, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, हम डिफरेंस को एडिशन की दृष्टि से देखेंगे। ए प्लस माइनस बी मतलब जो बी वेक्टर दिया है इसका निगेटिव वेक्टर हमने निकाल लिया। निगेटिव वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट करेगा, तो ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया। अब इनको दोनों को ऐड करो, एडिशन का क्या है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है,
अब पहले वेक्टर के टेल से जो दूसरे वेक्टर के हेड पे जाएगा वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ से इस तरीका से हम डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर है? हम जो वेक्टर दिया रहता है माइनस में उसको निगेटिव वेक्टर निकाल लेते हैं तो माइनस बी आ जाएगा दूसरे वेक्टर का, और पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐड कर देते हैं उसके बाद तो ये माइनस बी हमारा आ जाता है। क्लियर है बात? फॉर्मूला जो था रिजल्टेंट का वो सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जो प्लस था यहाँ प्लस था ना एडिशन में, अब क्या हो जाएगा माइनस, और वो जो था tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। अब वेक्टर एडिशन का जो दूसरा लॉ होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही में देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम का जो बेसिक डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। तो हम दो वेक्टर से कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना। जो वेक्टर दिया हुआ है उनको शिफ्ट करके इस तरीके से लिख लो। मान लो कि ये फर्स्ट वेक्टर है, दूसरे वेक्टर को इस तरीके से लिखो कि टेल टुगेदर हो जाए। पहला वेक्टर तो हमने लिख दिया जी, दूसरे वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे कि टेल टुगेदर हो जाए। हो गया टेल टुगेदर। अब हम दोनों वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, डॉटेड लाइन से किया हुआ है, हम सॉलिड लाइन से भी कर देंगे या डॉटेड लाइन से। देखो वेक्टर ए को शिफ्ट करेंगे, वेक्टर बी को शिफ्ट करेंगे। पहले वेक्टर बी को शिफ्ट कर लो, देखो बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। ऐसे ही है बिल्कुल वेक्टर बी ऐसा ही है। अब वेक्टर ए को शिफ्ट करो, वेक्टर ए ऐसा ही है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है टेल टुगेदर ए और बी का, और यहाँ पे क्या है हेड टुगेदर। तो जो वेक्टर टेल टुगेदर से हेड टुगेदर जाता है वो दोनों वेक्टर का एडिशन बताता है ए प्लस बी। जो टेल टुगेदर से हेड टुगेदर जाएगा उसे कहेंगे वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में दो ऑप्शन है हमारा, एक तो सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी भी हो सकता है और एक सब्ट्रैक्शन बी माइनस ए भी हो सकता है। तो जिस पे हेड होगा उसमें से घटाना है टेल वाले को। इस तरीके से लिखेंगे, देखो यहां टेल से चले हम, यहां हेड ऐसे लिखे, मतलब पहले वेक्टर के हेड और दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाना है, वो डिफरेंस बताएगा दोनों वेक्टर का, मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट देगा। तो फिर ए माइनस बी है कि बी माइनस ए है, तो हेड वाले में से टेल वाले को घटाते हैं। तो हेड क्या है ए और टेल पे क्या है बी, तो ये किसका रिजल्टेंट दिया ए माइनस बी दिया। इसी को हम यदि इस तरीके से दिखाते, यहां हेड दे देते, तो अब हेड किस पे है बी पे और टेल किस पे है ए पे, तो ये बी माइनस ए बताएगा। पैरेललोग्राम लॉ में जो हेड टेल टुगेदर से हेड टुगेदर जाएगा वो एडिशन का रिजल्टेंट बताएगा, जो एक हेड से दूसरे हेड जाएगा वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट बताएगा। अब एडिशन की प्रॉपर्टी देखो, ये कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए कहो बात बराबर है जी। देखो पैरेललोग्राम में देखो ए प्लस बी करते तो यही बात होती और बी प्लस ए करते तो यही बात होती। ठीक है, आप देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहले ए प्लस बी करो बाद में सी करो, या बी प्लस सी कर लो बाद में ए करो ऐड, तो रिजल्टेंट सेम ही होगा। क्लियर है? ये दोनों पिक्चर को ध्यान से समझना जैसे मैंने बताया था। ठीक है, किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। किसी वेक्टर में जीरो ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जीरो को नल वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वेक्टर एडिशन की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन की, वो चीज जिसे ऐड करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, वो चीज जिसे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट पे अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी? वन से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, और जीरो ऐड कर दो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल वेक्टर को एडिशन की आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है बात?
अब मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर, ठीक है। तो यदि किसी नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेमडा लेस देन 0 है। यदि लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। यदि लेमडा लेस देन 0 है तो मैग्नीट्यूड पर भी फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन पर भी फर्क पड़ेगा, निगेटिव है तो, ठीक है। देखो ये है वेक्टर हमारा ए, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया ना, तो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आधा हो गया। क्लियर है बात, कैसे मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ा। यदि यहीं पे 2a कर देते तो मैग्नीट्यूड दोगुना हो जाता। देखो यहीं पे 2a कर दिया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोगुना। डायरेक्शन अभी भी सेम है क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाली स्केलर क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो ध्यान से, ए का डायरेक्शन ऐसे है, रिवर्स हो गया डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी आधा हो गया। देखो इसका निगेटिव वेक्टर हो गया। क्लियर है बात। यदि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी दोगुना हो जाएगा और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री से, ठीक है। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लाई करने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा, जितना मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा। और यदि निगेटिव है तो डायरेक्शन भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज। क्लियर है बात। अब देखो किसी भी वेक्टर को यदि खुद के निगेटिव वेक्टर से ऐड करते हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, नल वेक्टर। तो जिस वेक्टर को ऐड करने से नल वेक्टर आ जाता है उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है, किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या है, उसका निगेटिव वेक्टर। अगर किसी भी नंबर को उसके निगेटिव से जोड़ोगे तभी तो 0 होगा। तो किसी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या है, उसका निगेटिव वेक्टर। यदि वेक्टर ए को 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 आ जाता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नल वेक्टर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है बात, सब कुछ चीजें पता है तुम लोगों को। अब देखो 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप होता है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप होता है। इन तीनों के रूप में कंपोनेंट में हम बहुत सारे वेक्टर को दिखाते हैं, उसे कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यदि तुम आई कैप का मैग्नीट्यूड ले लो, जे कैप का मैग्नीट्यूड ले लो, के कैप का मैग्नीट्यूड ले लो, सब 1 होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं। यदि कोई वेक्टर है वेक्टर ए तो इन्हें, इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को आई कैप दे दो, प्लस इसी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को जे कैप दे दो, और इसी वेक्टर के जेड कंपोनेंट को के कैप दे दो। इस तरीके से हम रिजॉल्व करके दिखा सकते हैं, इसे कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। वेक्टर को दिखाने का तरीका है ये, इसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। एक्स वाई जेड को कहेंगे स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई वाई जे जेड के इसे कहेंगे वेक्टर कंपोनेंट। किसका, पोजीशन वेक्टर का। और नॉर्मल वेक्टर रहेगा तो हमने अभी बताया, ए एक्स ए वाई ए जे बताया था। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता ही मैंने बताया था, रूट अंडर तीनों स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन। क्लियर है। अब देखो सिंपल सी है, जो चीजें हम करते थे कंपोनेंट फॉर्म में, यदि दो वेक्टर को ऐड करना है तो आराम से करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है करस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट कर लो। यदि इक्वल वेक्टर होंगे तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, दोनों वेक्टर के आई कैप बराबर, दोनों वेक्टर के जे कैप बराबर और के कैप बराबर। क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन बाई ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए बाई एनी स्केलर लेमडा इज गिवन बाई, यदि किसी वेक्टर में लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा जी। क्लियर है बात।
अब देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, यदि के ए प्लस एम ए है तो वेक्टर ए कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक नंबर और मल्टीप्लाई कर दिया तो स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि कोलिनियर है तो एक ही कंडीशन है, क्या है भाई कोलिनियर होने का, b1 बाई a1 b2 बाई a2 b3 बाई a3 इक्वल टू लेमडा, मतलब लेमडा मतलब तीनों कंपोनेंट बराबर होंगे। लेमडा तो हम अपने से मानते हैं, यदि कुछ और प्रूफ करना होता है तो a1 बाई b1 भी कर सकते हो। दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, a1 बाई b1 इक्वल टू b1 a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। समझ आया? दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन के पैरेलल है दोनों, मतलब दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, तो क्या हो जाएगा a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3। तीनों कंपोनेंट का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, चीजें स्लिप हो जाएंगी तो फिर दोस्तों से पूछते ही रह जाओगे, अरे क्या था, रिकॉर्डिंग देख लेना, डाल दूंगा तो। यदि कोई वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो a1 a2 a3 जो स्केलर कंपोनेंट था उन्हें डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? तो करस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप के कैप तीनों कंपोनेंट को करस्पॉन्डिंग माइनस ले लेते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। यदि सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो तीनों का स्क्वायर कर दो अंडर रूट में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, दो तरीके से डिवीजन होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमें हमेशा याद रखना है कि m बाई n, m इज टू n की रेशियो क्या है। ये रेशियो हमें याद रखनी है कि पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू m इज टू n है, m अपॉन n है, इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसी में एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन का डायग्राम नहीं बन पाएगा यदि रेशियो तुम्हें याद नहीं रहेगी कि ये आर का पोजीशन कहाँ पे होगा। यही पॉइंट तो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, एम इज टू एन के रेशियो में। क्लियर है? ये ओरिजिन है हमारा, ये क्या है, ओरिजिन है, सारे वेक्टर इसी के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है? तो ये पोजीशन वेक्टर है आर, जो कि डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्योंकि सारे वेक्टर 3 कंपोनेंट में होंगे ना, एक्स वाई जेड। क्लियर है? यहां से 3D को भी रिलेट कर सकते हो आगे जाओगे तो, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, देखो एक्सटर्नल में रेशियो क्या है, कितने की रेशियो है, तो देखो पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, फिर से ध्यान दो, पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू है एम इज टू एन, एम अपॉन एन, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। पी आर, एम कितना है, पूरा का पूरा ये एम है और एन सिर्फ ये है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। डायग्राम से समझ सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वो बाहर होके भी डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाला कौन है, ये आर, बाहर होकर डिवाइड कर रहा है। तो डायग्राम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझना है कि पी आर अपॉन क्यू आर क्या है, एम अपॉन एन। और फिर फॉर्मूला वही है जो इंटरनल डिवीजन था, तो माइनस कर दो बीच में, तो वो मतलब जो इंटरनल डिवीजन था उसके फॉर्मूले में बीच में माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा। यदि एम इज टू एन हो जाता है मतलब आर ठीक मिड पॉइंट में हो जाता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए नहीं है, इंटरनल डिवीजन के लिए है। एक्सटर्नल डिवीजन में कभी भी एम और एन इक्वल होंगे क्या, कभी नहीं होंगे। यदि पॉइंट बाहर है तो एम हमेशा बड़ा होगा, एन हमेशा छोटा होगा। लेकिन इंटरनल डिवीजन में यदि एम और एन इक्वल हो गए मतलब कि आर हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। समझ में आया? तो आर मिड पॉइंट है तो एम इक्वल टू एन रखोगे इस फॉर्मूले में, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में एम और एन को इक्वल कर लो। आर इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, यही है ना आर का फॉर्मूला। अब एम इज इक्वल टू एन कर दो, तो दोनों को एम मान लेते हैं हम, एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एम।
तो ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, m कॉमन ले लो ऊपर से, b प्लस a अपॉन में 2m, m से m कट गया, तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला मिलता है, a प्लस b बाई 2। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है मिड पॉइंट का। क्लियर है बात? अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेज हैं जो कि क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन सारे यूजेज, कितने भी यूजेज हो, फंडामेंटल थ्योरी तो हमारा सेम रहेगा, बेसिक थ्योरी हमारा सेम रहेगा और उसी से हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। देखो ये वेक्टर a है, वेक्टर b है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर है और थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? ये याद रखना, ये एंगल ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है कि थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। यदि 0 मतलब पाई से बड़ा हो गया तो क्या होगा, फिर जो स्मॉलर एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, जब दो वेक्टर का टेल टुगेदर हो या हेड टुगेदर हो तो स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने इसी को क्यों रखा एंगल बिटवीन वेक्टर, इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि डेफिनेशन है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर जो होता है वो स्मॉलर एंगल होता है। क्लियर है? अब देखो, अब ये डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब a का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए या b का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए या दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाए। दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इनके बीच 90 डिग्री हो जाएगा, तो भी डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है बात? अब देखो जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ए डॉट बी हमारा रियल नंबर आता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता है। क्लियर है? ए डॉट बी 0 कब होगा, या तो ए 0 या बी 0 या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। क्लियर है? यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा ना, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है खुद के मैग्नीट्यूड का, क्योंकि एंगल क्या हो जाता है हमारा 0, खुद का खुद से एंगल 0। अब एंगल यदि पाई हो जाए तो कॉस पाई निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? -1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ये याद रखना। ठीक है? जब पाई हो जाएगा तो ए डॉट बी माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है? कंपोनेंट फॉर्म में खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और किसी एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, और कॉस 90 0 होता है। क्लियर है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर यदि निकालना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। देखो ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा था, तो थीटा को एक साइड रखो और ए बी को डिवाइड कर दो, उधर मल्टीप्लाई है तो इसका यूजेज बहुत है। एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। क्लियर है? स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस सी है ब्रैकेट में, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डॉट को। क्लियर है? प्रॉपर्टी 2, यदि लेमडा को मल्टीप्लाई करो ए में या लेमडा को मल्टीप्लाई करो बी में या लेमडा को बाहर रख लो, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है? तो ये लेमडा का प्रॉपर्टी है कि मतलब रिजल्ट में फाइनली डेल्टा मल्टीप्लाई लेमडा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? किसी के साथ रख लो, वही बात आएगी। ठीक है? यदि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है जी, ए वेक्टर है हमारा a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वेक्टर है हमारा b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा a डॉट बी इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसे हमें रट्टा मार के याद रखना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने से बहुत ज़्यादा यूजेज आते हैं।
डॉट प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन मतलब मान लो कि यह वेक्टर है बी, यह वेक्टर है वेक्टर ए, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ध्यान से सुनना, मतलब कि यदि हम इधर से टॉर्च जलाते हैं तो इसकी परछाई इस पे कितनी आएगी, तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, इतना होगा ए का कंपोनेंट बी के ऊपर। क्लियर है? तो यदि किसी वेक्टर को हम तोड़ते हैं तो इसे हम कह सकते हैं ए पैरेलल, और इसे हम कह सकते हैं ए परपेंडिकुलर। अपनी भाषा में मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये ए के अलोंग है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनना, जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है उसका पूरा वेक्टर, जिस वेक्टर के अलोंग लेना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, हमें इसको डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन किसके संदर्भ में देंगे, किसके डायरेक्शन में है? ये बी के डायरेक्शन में है, तो पूरा वेक्टर बी नहीं देंगे, हम बी कैप देंगे। क्लियर है? क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है, और वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, किसी में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी यूनिट से, यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करके हमने इसे चुपचाप डायरेक्शन दे दिया। हमारा मेन रिजल्ट कहां से आया? डॉट प्रोडक्ट से। जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसका पूरा वेक्टर, जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हमने डायरेक्शन दे दिया ऐसे। तो हम यदि मेन कॉन्सेप्ट यही है, यदि हम बी कैप को और इलेबोरेट करके लिखना चाहें तो बी कैप हमारा क्या हो जाएगा? बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है। क्लियर है बात? कंपोनेंट निकालने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा यूज है। ठीक है, अब देखो, प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको, कंपोनेंट निकालने को प्रोजेक्शन कहते हैं। मैं वही जो बताया वही ये बता रहा है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका पूरा वेक्टर, जिसके अलोंग लेना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट तुमने ले लिया तो बी कैप को क्या लिख सकते हो? बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी को बोला है, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है? यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, then the projection of vector AB will be AB itself। भाई दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब कि तुम एक वेक्टर है A और इसी के पैरेलल एक वेक्टर ले लिया तुमने ये, तो एंगल 0 होने का मतलब क्या है? मान लो कि ये वेक्टर है, ये बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, ऊपर से टॉर्च जलाओगे यदि तो ये पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा ना, परछाई थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बी हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो ये कब है? जब दोनों कोइंसिडेंस नहीं है, कोलिनियर है। कोइंसिडेंस हो जाएगा तो एक दूसरे पे वेक्टर रहेगा तो ऑटोमेटिक पता है कि पूरा का पूरा वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। यदि थीटा पाई हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब दोनों वेक्टर, तो कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा प्रोजेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ऊपर से टॉर्च जलाओ कोई परछाई नहीं पड़ेगी दूसरे वेक्टर पे। नहीं समझ में आया? एक वेक्टर हमारा ऐसे है और एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये ए है और ये बी है। बी के ऊपर से टॉर्च जलाओ, ए पे कोई भी परछाई आएगी? कोई भी प्रोजेक्शन आएगा? नहीं। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया? 0 वेक्टर। वेक्टर की भाषा में हम 0 नहीं कर सकते, 0 वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। क्लियर है बात? इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर दिस वन, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन विल बी गिवन बाय। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे? ध्यान से सोचो। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? अरे ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा, प्रोजेक्शन होगा, तो कैसे निकालेंगे? पूरा वेक्टर और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप।
वही होगा ना, yes, sir. अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट वाला तो आई का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड ही बचेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा A1, ये A1 ही तो है कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, Yes, sir. तो A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वैसे ही कॉस बीटा क्या हो जाएगा A2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस गामा क्या हो जाएगा A3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हम लोग पीछे भी पढ़े थे, लेकिन ये प्रोजेक्शन की भाषा में समझ लिए। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी थी रिजल्टेंट, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर एंगल का डायरेक्शन रखते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप ही है जो डायरेक्शन देगा इनको, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप का डायरेक्शन होगा। यदि ए और बी को हम लैपटॉप में लिख पा रहे हैं तो लैपटॉप के परपेंडिकुलर ऐसे होगा या फिर लैपटॉप के पीछे होगा। दो ऑप्शन है हमारे पास परपेंडिकुलर में, इसीलिए यह वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है एन कैप। अब एन कैप होगा कि माइनस एन कैप होगा, कैसे पता करें? मतलब लैपटॉप के सामने की ओर आउटवर्ड होगा प्लेन के कि इनटू द प्लेन होगा? तो ये हम राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे या स्क्रू रूल से बताएंगे। ए क्रॉस बी है तो ए को हम फर्स्ट वेक्टर कहेंगे, ऑर्डर मैटर करता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, कम्यूटेटिव नहीं होता ये। तो ए क्रॉस बी में ए को कहेंगे फर्स्ट वेक्टर, बी को कहेंगे सेकंड वेक्टर। हम फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड का पाम रखेंगे, ठीक है। उसे मतलब हम मोड़ेंगे किसकी तरफ? दूसरे की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। जो अंगूठा का डायरेक्शन है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एन कैप, मतलब कि रिजल्टेंट, रिजल्ट का डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये दीवार है और यहां पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम इस पे हाथ रखेंगे, किधर जाएंगे? दूसरे वेक्टर की तरफ, स्मॉलर एंगल होते हुए, एंगल बिटवीन वेक्टर होते हुए। तो ऐसे गए तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड, प्लेन के आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से दिखाते हैं, ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन। इनटू द प्लेन को हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये हो गया आउट, आउट ऑफ द प्लेन। और ये क्या हो गया? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन, क्लियर है? इनटू द प्लेन कैसे होगा? देखो, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। दूसरे वेक्टर पे हाथ रखो और पहले वेक्टर की तरफ चलो, अंगूठा हो जाएगा अंदर, तो वो हो जाएगा क्रॉस डायरेक्शन, मतलब इनटू द प्लेन हो जाएगा। स्क्रू रूल कैसे समझेंगे? तुम यहां पर स्क्रू को रखो, जो हम लोग खोलते हैं ना, स्क्रू बंद करते हैं, खोलते हैं पेचकस से। तो अब पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ ऐसे, मतलब ढक्कन खुल रहा है। ढक्कन खुलेगा तो अपनी तरफ आएगा या दूसरी की तरफ जाएगा? अपनी तरफ आएगा, तो अपनी तरफ मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो डॉट हो जाएगा। और बी से ए की तरफ जाओ, मतलब कि इस डायरेक्शन में करो, बी से ए की तरफ ऐसे कसोगे तो क्या होगा? तुमसे दूर जाएगा ढक्कन, इनटू द प्लेन। समझ में आया? तो स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन बताते हैं, क्लियर है? तो अब ये जीरो कब होगा? या तो वेक्टर ए जीरो हो जाए, या वेक्टर बी जीरो हो जाए, या फिर पैरेलल हो, साइन जीरो हो जाए, एंगल बिटवीन वेक्टर जीरो हो जाए या पाई हो जाए, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। क्लियर है बात? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, पता है हमें, एन कैप था उसमें।
एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर, तो ये जीरो कब होगा, या तो ए जीरो हो, बी जीरो हो, या ए बी पैरेलल हो, पढ़ चुके हैं हम लोग, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में, मतलब एंगल जीरो हो या एंगल पाई हो, दोनों ही केस में रिजल्टेंट क्या होगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? यदि एंगल पाई बाई टू हुआ तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1। यदि कंपोनेंट फॉर्म में है तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा ना, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अब खुद का दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट, इसके लिए हम एक साइकिल बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन दे देते हैं। यदि हम इस साइकिल के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से सुनना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, क्योंकि आई क्रॉस जे हमने साइकिल के डायरेक्शन में चले हैं, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, लेकिन के क्रॉस जे माइनस आई, उल्टा चले ना साइकिल के, आई क्रॉस के माइनस जे, समझ में आया? तो इस तरीके से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। साइन थीटा निकालना है तो हम उसी से निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है ना, तो मैग्नीट्यूड लेने से एन का एफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा बचेगा, और नीचे ए बी, तो ए बी कट गया, साइन थीटा बचा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी करोगे तो तुम्हें साइन थीटा मिल जाएगा, एंगल आ जाएगा। क्लियर है? अब ये वही बता रहा है कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी का रिजल्ट ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और बी क्रॉस ए कर दोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है, माइनस का। ए क्रॉस बी क्रॉस ए एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होते हैं, ठीक अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब देखो देखो माइनस बी क्रॉस ए है, अब जे क्रॉस आई माइनस के, साइकिल के उल्टा चले हम, के क्रॉस जे माइनस आई। क्लियर है? ए बी रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा यहां से, यदि एक ट्रायंगल है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया कैसे निकलेगा, दो का एरिया निकलता है, ध्यान रखना, एक ट्रायंगल का और एक पैरेललोग्राम का। अंतर क्या है? हाँ, तो यदि ट्रायंगल का एक एडजेसेंट साइड मतलब अड़ोसी पड़ोसी, तो ये क्या हो गया, दोनों वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी है, मतलब एक एडजेसेंट साइड ए है और एक एडजेसेंट साइड बी है, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई एरिया है तो डायरेक्शन नहीं होगा ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे ए क्रॉस बी का। और यदि यहीं पे पैरेललोग्राम की एरिया निकालना होता तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो ट्रायंगल की एरिया भी निकलती है, पैरेललोग्राम की एरिया भी निकलती है। लो आई गया, पैरेललोग्राम की एरिया कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी। प्रॉपर्टी 3 वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी लिख सकते हैं जी। यदि लेमडा मल्टीप्लाई है ए क्रॉस बी में तो ये फाइनल रिजल्ट में मल्टीप्लाई होगा, या किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? जो डॉट प्रोडक्ट के साथ था। यदि हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है तीनों कंपोनेंट में, बी वेक्टर दिया हुआ है तीनों कंपोनेंट में, तो हमारा ए क्रॉस बी निकालने का सबसे फास्ट तरीका क्या है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, ए क्रॉस बी निकल जाएगा। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट a1 a2 a3, थर्ड रो में दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट b1 b2 b3, यू विल गेट द आंसर। समझ आया?